गजा पट्टी में चल रहे लंबे संघर्ष ने इस्राइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ को गंभीर संकट में डाल दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों दिनों की सैन्य सेवा से थके हुए इस्राएली रिजर्व सैनिक ड्यूटी पर रिपोर्ट करने से कतरा रहे हैं, जिससे आईडीएफ के आधे से ज्यादा रिजर्व बल प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति ने हमास के खिलाफ इस्राएल की रणनीति को कमजोर कर दिया है और सेना को बैकफुट पर धकेल दिया है। हमास ने अपनी तैयारियों को मजबूत करते हुए इस्राएली कमजोरियों का फायदा उठाया है, जिससे युद्ध का स्वरूप और ज्यादा जटिल हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इस्राएल पर हमले से शुरू हुए इस युद्ध को अब तक 2 साल हो गए हैं। जनवरी 2025 में मध्यस्थता से एक सीज फायर हुआ था, लेकिन मार्च 2025 में इस्राएल ने गजा पर नए हमले शुरू कर दिए। इसके बाद इसी महीने यानी अगस्त में इस्राएली सुरक्षा कैबिनेट ने गजा सिटी पर पूर्ण कब्जे की योजना को मंजूरी दी, जिसके लिए 60,000 अतिरिक्त रिजर्व सैनिकों को बुलाने और 20,000 सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि ये योजना रिजर्व बलों की भारी कमी के कारण और ज्यादा मुश्किल हो गई है। आईडीएफ ने शुरू में 3 लाख से ज्यादा रिजर्विस्ट को बुलाया था, लेकिन अब टर्नआउट 40 से 50% तक गिर गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 सैनिकों वाली कंपनी का आकार घटकर महज 60 रह गया है। सैनिक थकावट, आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ सैनिकों ने वैचारिक आधार पर गजा में सेवा करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि युद्ध अपने मूल उद्देश्य यानी बंधकों की रिहाई और हमास के विनाश से भटक गया है। आईडीएफ के अधिकारियों ने चिंता जताई है कि सैनिकों की थकावट और सेना छोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति युद्ध को लंबा खींच सकती है। तेल अवीव में हालिया विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों ने गजा सिटी पर नए हमले का विरोध किया और रिजर्व सैनिकों ने सेवा से इनकार करने की अपील की। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 लाख से ज्यादा इस्राएली रिजर्व ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, जिसमें 38,000 कॉम्बैट ट्रूप्स शामिल हैं। इसके अलावा रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारियों ने भी युद्ध के खिलाफ विरोध जताया है। आईडीएफ ने सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए गजा में 1 सप्ताह की तैनाती के बाद 2 सप्ताह की पेड लीव देने जैसे उपाय अपनाए हैं, लेकिन ये पर्याप्त साबित नहीं हो रहे। कुछ सैनिकों का कहना है कि मिशन आधे अधूरे तरीके से पूरे हो रहे हैं, क्योंकि मैन पावर की कमी है। जानकार मानते हैं कि इसी कमी का फायदा हमास ने उठाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमास ने 2023 के हमले से पहले इस्राएली सैन्य ठिकानों की कमजोरियों का गहन अध्ययन किया था और अब भी अपनी नुकबा ब्रिगेड को मजबूत कर रहा है। जानकार कहते हैं कि हमास ने 30,000 से ज्यादा रिक्रूट्स जोड़े हैं, जो अक्टूबर 2023 के समय से हमास के पास ज्यादा लड़ाके हैं। आईडीएफ की चुनौतियां बढ़ गई है, क्योंकि हमास की सुरंगों और शहरी युद्ध की रणनीतियों ने इस्राएली सेना को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया है। जुलाई 2025 में इस्राएली सेना को गजा के कुछ हिस्सों से पीछे हटना पड़ा, लेकिन अगस्त में नए ऑफेंसिव की योजना ने अंतर्राष्ट्रीय अलगाव बढ़ा दिया है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विस्तार का संकेत दिया, लेकिन सेना प्रमुखों ने इसका विरोध किया, क्योंकि अंततः तैनाती का डर पैदा कर रहा है। गजा को लुटते हुए देखकर चुप रहने वाला ताकतवर नेटो मुल्क तुर्की अब नई जंग की तैयारी कर रहा है। तुर्की जैसे पावरफुल मुल्क का जंगी तैयारियों को अंजाम देना बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में कुछ तो बड़ा होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तुर्की अपनी सुरक्षा और रणनीति को लेकर बड़े कदम उठा रहा है। तुर्किश मीडिया भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि एर्दोगान सरकार तुर्की की 81 रियासतों में अंडरग्राउंड शेल्टर बना रही है और तुर्की ने एक नया स्काई डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी अपनी सेना में जोड़ा है। जब तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से पूछा गया कि तुर्की इतनी तेजी से काम अंजाम दे रहा है, इसके पीछे कोई खास वजह, तो उनका कहना था कि जो मुल्क अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बनाता, उसे अपने भविष्य को लेकर आत्मविश्वास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, देश को आने वाले खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से अपने दम पर तैयार होना होगा। 47 गाड़ियों से बने तुर्की के इस डिफेंस सिस्टम की कीमत $460 मिलियन है। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा की तरह देखते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो मुस्लिम दुनिया का लीडर बने, लेकिन गजा के मामले में इसराइल से भी ना उलझे सिवाय धमकियों के। और तो और सीरिया में भी अपनी हिमायती सरकार बैठाकर
एर्दोगान ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है और ईरान का रास्ता सीरिया या शाम में बंद करवा दिया। क्या तुर्की इसराइल से मुकाबले के लिए अपनी जंगी तैयारी कर रहा है या फिर उसे ईरान से खतरा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एर्दोगान ने कहा कि स्टील डोम सिस्टम के साथ तुर्की वायु रक्षा में एक नई लीग में प्रवेश कर चुका है। इस सिस्टम में 3 हिसार यानी HISAR मीडियम रेंज एयर डिफेंस यूनिट्स और 21 वाहन भी जोड़े जाएंगे, जिससे इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। कहा जा रहा है कि तुर्की अपनी रक्षा तकनीक सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सहयोगी देशों को भी उपलब्ध करा रहा है। इससे उसकी कूटनीतिक ताकत और बढ़ रही है। तुर्की ने रक्षा उत्पादन में 83% स्थानीयकरण हासिल कर लिया है। उसकी तकनीक 185 देशों में इस्तेमाल हो रही है और हथियारों का कारोबार सालाना निर्यात $7.5 तक पहुंच चुका है। जानकार कहते हैं कि अपने नए हथियारों और डिफेंस तकनीक के साथ तुर्की मुस्लिम मुल्कों के बीच सबसे महफूज या सुरक्षित देश के तौर पर अपनी इमेज बना रहा है। तुर्की की इस इमेज से एर्दोगान को भी फायदा होता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के आवाम का मूड समझने वाले जानकार बताते हैं कि एर्दोगान की एक मजबूत लीडर की छवि को बड़ा झटका पिछले 2 साल में जरूर लगा है, जब उन्होंने गजा के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया और इस्राएली आक्रामकता को चुपचाप देखते रहे। दुनिया मजबूत सैन्य ताकत वाले नेटो मुल्क तुर्की से काफी उम्मीदें लगाए हुए थी, लेकिन तुर्की ने उसे निराश किया, झटका ही दिया है। अब एर्दोगान किस जंग की तैयारी कर रहे हैं ये तो वक्त ही बताएगा। साधन संपन्न और फिलिस्तीन की आजादी का राग अलापने वाला तुर्की गजा को बर्बाद होते किस डर से देखता रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ब्रिटेन की तरफ से दूसरा बड़ा झटका लगा है। पहले तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर डाली थी, जिससे इसराइल नाराज हो चुका था। और अब ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि लंदन में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सम्मेलन डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल में इसराइली सरकारी अधिकारियों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। ये दोनों फैसले एक साथ मिलकर इस बात का संकेत देने लगे कि यूनाइटेड किंगडम अब गजा युद्ध को लेकर इसराइल की नीतियों से दूरी बनाना चाहता है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि गाजा में लगातार जारी सैन्य अभियान मानवीय संकट को और गहरा कर रही है और इस कारण अब जरूरी है कि इसराइल युद्ध को रोके, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करे और गाजा के लोगों तक मानवीय मदद बिना रुकावट के पहुंचाई जाए। लंदन में होने वाले DSEI सम्मेलन वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा और हथियारों की प्रदर्शनी मानी जाती है। हर 2 साल में होने वाला यह आयोजन न केवल देशों के बीच रक्षा सौदों का मंच बनता है, बल्कि रक्षा उद्योग की ताकत का भी प्रदर्शन करता है। इस बार सम्मेलन के आयोजकों ने इस्राएली कंपनियों को तो प्रदर्शनी में भाग लेने की छूट दी है, लेकिन सरकारी प्रतिनिधियों के लिए दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। माना जा रहा है कि कंपनियों की मौजूदगी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म देगी और ब्रिटिश सरकार फिलहाल यही संदेश देना भी चाहती है कि वह नेतन्याहू सरकार की नीतियों से असहमत है। दरअसल ब्रिटेन और इसराइल के रिश्ते हमेशा से ही सामरिक सहयोग पर टिके रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और तकनीकी सहयोग की गहरी परंपरा है। लेकिन जुलाई 2025 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने सितंबर तक फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर डाली, तभी से संबंधों में तल्खी बढ़ गई। इसराइल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चेतावनी दे दी कि वह ब्रिटेन के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर पुनर्विचार करेगा। ब्रिटेन का यह नया कदम सम्मेलन से इसराइली अधिकारियों को बाहर करना दरअसल उसी तल्खी की अगली पीढ़ी है। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू सरकार इस समय ब्रिटेन को जवाब देने की कई विकल्पों पर विचार करने लगी है। इनमें कूटनीतिक विरोध से लेकर रक्षा अनुबंधों की समीक्षा तक शामिल हो सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले और अब रक्षा सम्मेलन से इसराइली अधिकारियों की गैर मौजूदगी, ये दोनों घटनाएं भविष्य में इसराइल यूके संबंधों पर गहरी छाप छोड़ सकती हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक सम्मेलन से जुड़ा मामला नहीं बल्कि इससे उस सामरिक विश्वास को झटका लग सकता है
जिस पर अब तक दोनों देशों की साझेदारी टिकी रही है। यानी गजा युद्ध का असर अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि यूरोप की बड़ी ताकतें भी इसके आधार पर अपनी विदेश और रक्षा नीति में बदलाव कर रही हैं और इस बदलाव की सीधी मार इसराइल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर पड़ने लगी है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इसराइल इस कदम से आगे कैसे निपटेगा और ब्रिटेन क्या अपनी रणनीति में सफल हो पाएगा या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में बहरहाल इतना ही।